नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र की संपूर्ण ज्योतिष जानकारी। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर संपूर्ण भृगु संहिता वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने सभी लग्न के अलग अलग राशियों में कौन सा ग्रह क्या फल देता है उसके 154 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आप उसको सिलसिलेवार ढंग से अपने कुंडली के अनुसार से देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। आज का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। आकाश में ये 3 तारों का समूह दिखाई देता है। पुष्य नक्षत्र ऋग्वेद में इसको समृद्धि या शुभता देने वाला नक्षत्र बताया गया है। कोई ज्योतिषविद इसको पुष्प का बिगड़ा हुआ रूप पुष्य मानते हैं। तो इसमें 3 तारे जो एक पुष्प की तरह शेप बनाते हैं, या इसको गाय के थन के समान भी आकृति दी जाती है। किसको इस प्रकार से गाय के थन के अनुसार, जो कहीं ना कहीं समृद्धि, भारतीय संस्कृति में जब कभी भी गौ या गाय की बात आती है तो वो उसका सीधा संबंध उस समृद्धि से जुड़ जाता है। हमारा कोई भी त्यौहार, कोई भी हमारा ऐसा कोई कृत्य नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है जो गाय के बिना पूरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार से भी देखा। अगर हम विज्ञान की भी बात करते हैं तो जो बहुत बड़ा वरदान है शाकाहारियों के लिए वो मिल्क या दूध, उसमें सारे मिनरल होते हैं विटामिन सी को छोड़कर। तो इसके देवता की बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र का देवता बृहस्पति है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका नक्षत्र कमज़ोर है या वैसे भी आपका अगर पुष्य नक्षत्र है तो हमें देवता पर ज़्यादा बल देना चाहिए, उसके संबंधित विषयों को पढ़ना चाहिए। और वो देवता ज़रूरी नहीं है कि ग्रह से संबंधित हो। यहाँ तो देवता का संबंध भी कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह से भी आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 27 के 27 नक्षत्रों का संबंध ग्रह से भी होगा। अब जैसे कई जगह आदित्य देव लिखा है या आदित्य देवता लिखा हुआ है, वो एग्जैक्ट सन नहीं है, सूरज के अलग अलग रूप हैं। तो उसमें अलग अलग कहते हैं, आदित्यों के अलग अलग रूप होते हैं। तो वो हमें उसी आदित्य को भजना चाहिए जिसका नाम वहाँ भग आदित्य है कहीं, तो वो ही आपको आदित्य रूप भजना चाहिए। तो ये एक विशेष बात है, हमें उस माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुँचना है जिसकी बात वो नक्षत्र देवता कर रहा है। क्लियर होगा? तो हमें बृहस्पति देवता, जो भी पुष्य नक्षत्र का जातक है, चाहे आपका नक्षत्र बल ज़्यादा है चाहे कम है, देवता आपका बृहस्पति भजने से हमेशा आपको फायदा मिलेगा। प्रतीक इसमें कमल का पुष्प और गाय का थन। आप कमल के पुष्प से भी बहुत अनुमान ऐसे जीवन में लगा सकते हैं कि वो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के एक छोर पर शनि है और देवता रूप में बृहस्पति है। तो प्रथम दृष्टा कई बार ऐसा जान पड़ता है भी ग्रह शनि का यहाँ क्या अर्थ हो सकता है। ये देखिए, आज के समय पर इस नक्षत्र को सबसे ज़्यादा समृद्धशाली माना जा सकता है। कारण ये है, इसके पास बृहस्पति का विजडम नॉलेज है और शनि की जो व्यापारिक सोच है वो भी उसके पास है। और कहीं ना कहीं इसको तमस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो आज कलिकाल के अनुसार अच्छा ही माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है इसको। कमल जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का असर उसके पत्तों पर या उस पानी का असर उसके पत्तों पर नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना है, कमल के समान हमारे जीवन में लक्ष्मी लाने वाला है। और गाय का थन कहीं ना कहीं हमें समृद्धि की बात बताता है। सारे जितने भी हम उसको विज्ञान की भाषा में खनिज लवण कह देते हैं, विटामिन्स कह देते हैं, सब वो गाय के दूध में है। दिशा इसमें वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम और नॉर्थ। इसमें अगर हम इसको और बारीकी से जानना चाहें, वेस्ट जो पश्चिम दिशा है वो कहीं ना कहीं इसके विंशोत्तरी स्वामी शनि की दिशा है, और नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो कर्क राशि के साथ संबंध बनाती है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है उसका सारा पार्ट कर्क राशि जैसी राशि में आता है, जो बहुत ही प्रोटेक्टेड राशि मानी जाती है। और भगवान राम भी
जब धरती पर आए थे तो उन्होंने कर्क लग्न को स्वीकारा था। फिर हम गोत्र की बात करते हैं। ऋषि मरीचि के गोत्र के साथ संबंध पुष्य नक्षत्र का बनता है। अगेन मरीचि का अर्थ होगा जो हल्का और प्रकाशवान है। क्लियर हो गया? तो इनके जातक भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि स्थूल होगा, शरीर मोटा भी नहीं कह सकते हैं, मध्यम कद काठी होती है और लेकिन कार्य में फुर्ती होती है। तो इस प्रकार से, और हम गोत्र से ये भी समझ सकते हैं कि कभी हम किसी देवता ऋषि को भजना चाह रहे देवता के साथ साथ, तो हम मरीचि ऋषि को इसमें शामिल करेंगे। इनका चित्र लगा सकते हैं, इनके मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप हम पहले हमने लिखा था, लेकिन हम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें जो वैदिक मंत्र हैं उनमें त्रुटि होने का डर है। तो जैसा समय चल रहा है उस अनुसार से हमें चलना चाहिए। खाली सत्संग का भी पूरा फल मिलेगा आपको। तो अगर आपसे मंत्रों के उच्चारण में गलतियां होती है तो आप मंत्र उच्चारण, वैदिक मंत्र बिल्कुल भी ना जपें। आप साधारण जो बताया देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। इनके जो मैंने बोला ना बोलचाल की भाषा में कोई ऐसे मंत्र निकलते हैं उनको आप भज सकते हैं, उनके चित्र लगा सकते हैं, उनकी कहानियां पढ़ सकते हैं। जब भी आपको समय, देखिए कर्म तो करना ही आपको, कहीं भी आप रहेंगे, लेकिन कर्म के अतिरिक्त जब हम कभी हमें समय मिलता है तो इन देवताओं को कहीं ना कहीं भजते रहना चाहिए, ताकि भाग्य में, क्योंकि कुंडली जो तय है वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन 5वें और 9वें भाव के प्रभाव से हमें वो एहसास करा सकता है कि नहीं, जिसको मैं बुरा समझता था वो कोई बुरा नहीं है, वो तो सभी के जीवन का पार्ट है। क्योंकि 5वां भाव प्रारब्ध है, 9वां भाव कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का एहसास हमें कराता है। वर्ण ब्राह्मण माना जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये आध्यात्म से जुड़ने में बड़े माहिर माने जाएंगे। पुष्य नक्षत्र वाले आध्यात्मिक विषयों को बड़े अच्छे से समझने में सक्षम होते हैं। पब्लिक को कन्विंस करना हो, क्योंकि पब्लिक की बात मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विंशोत्तरी स्वामी इसका शनि है, और शनि प्रजातंत्र की बात करता है, और बृहस्पति सुच्चे ज्ञान की बात करता है। तो वो ज्ञान एकदम शुद्ध होगा जो प्रजा को बांधने वाला होगा। क्लियर हो गया? तो ब्राह्मण वर्ड की ये विशेषता इस नक्षत्र में छलकती है, और उसका पूरा पूरा फायदा आप कहीं भी पढ़ें। पुष्य नक्षत्रों को, सभी नक्षत्रों का कह सकते हैं एक प्रकार से राजा की संज्ञा दी जाती है पुष्य नक्षत्र को। तो वो बात भी सही है कि ये जो जुड़ाव पैदा कर सकता है किसी व्यक्ति के साथ, वो दूसरे नक्षत्र से प्रभावित जातक नहीं कर सकते हैं। अगर इनकी कुंडली में कहीं बृहस्पति के साथ केतु का मिलन अच्छा हो जाता है तो फिर इनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। क्लियर होगा? क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि भाई बृहस्पति और केतु का मिलन तो किसी और कुंडली में भी हो रहा है, लेकिन मैंने इसी कुंडली में वो बात क्यों बोली? क्योंकि पुष्य नक्षत्र संसार में भी माहिर होगा, यानी लोक में भी माहिर होगा और परलोक में भी माहिर होगा। ये ऐसा नक्षत्र नहीं है कि संसार में ही घुल मिल जाए और अपने आप को खत्म कर दे, नहीं, लोक परलोक दोनों को सुधार सकता है पुष्य नक्षत्र। तो इस प्रकार के ब्राह्मण वर्ण की पूरी इसको फायदा मिलेगा, यानी जो ब्रह्म के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है। और जब कभी पब्लिक के बीच बैठता है तो पूरा, क्योंकि कर्क राशि का पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कर्क यानी घर की बात करने वाला। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव बताता है, प्रोटेक्टेड राशि। और तो इस प्रकार के घर के जो फंक्शन होंगे, घर के लोगों की गैदरिंग होगी, उसमें भी जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का होता है। तो मैंने बोला लोक और परलोक दोनों के बारे में बात करने वाला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। फिर गण देव की बात आती है तो गण हम 3 मानते हैं कि देवगण, मनुष्य और राक्षस। तो जो देवगण वाले हैं, अब इसको अलग अलग प्रकार से जब परिभाषित करते हैं, कई दफ़ा हम बोलते हैं कि नहीं, कलिकाल में डिप्लोमैट भी होना पड़ता है, सच को कई दफ़ा झूठ की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है। तो देवगण हालांकि इस डिप्लोमेसी में माहिर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ईश्वर ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि आपको झूठ का सहारा ही ना लेना पड़े, आपके आसपास चाहे कितने डिप्लोमैट लोग हैं, लेकिन आपके जीवन को ईश्वर ने आशीष दिया है कि आपको उस सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप तो बहुत बली हो गए। आप तो कलिकाल में भी सत
युग के समान जी रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कई लोग इस गण के साथ जीवन बिताना कलिकाल में कठिन मानते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेट आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक के ग्रह बलीय स्पेशली कर्क राशि में पड़ रहा है, तो उसका स्वामी चंद्रमा, और शनि जो इसका विंशोत्तरी स्वामी है, और कर्क राशि में उच्च भी होता है बृहस्पति, और उसका देवता भी है बृहस्पति। अगर ये 3 ग्रह आपके बली हो गए, यकीन मानिए आपके जीवन में लौकिक शुभता और आपके जीवन की पारलौकिक शुभता भी तय हो जाती है। क्लियर भाई? आप समझ सकते हैं, नक्षत्र का देवता, ऐसा बहुत ही रेयर मिलेगा आपको कि नक्षत्र का देवता उन ग्रहों में ही शामिल हो रहा है। क्लियर होगा? और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का फल देते हैं। क्लियर? उसका देवता भी बृहस्पति है इस नक्षत्र का। तो गणदेव जान पड़ता है। तो इसमें ये लोग प्रायः अगर कुछ डिप्लोमेसी करने का प्रयास भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं, यानी उनको पता लग जाता है कि, तो ये अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा, देखिए मैं इसको बड़े जेंटल वे में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डिप्लोमेसी वास्तव में तो झूठ ही माना जाएगा। क्लियर हो गया भाई? डिप्लोमेसी क्यों करनी पड़ती है? हमें सत्यता के ज़्यादा नज़दीक रहना चाहिए। डिप्लोमेसी हमें तब करनी पड़ती है जब सामने वाले के भी मन में कभी झूठ हो सकता है। दो कंट्री के अलग अलग डिप्लोमेट अपनी सारी बातें खुलकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके मन में क्या है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आपके ये ग्रह बली हैं तो आपको डिप्लोमेसी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सत्य बोलेंगे तभी भी आपकी जय जयकार होगी। ये इस नक्षत्र में गण की विशेषता है। नाड़ी मध्य सुषुम्ना वो कुंडली मिलान के समय मुख्य रूप से देखा जाता है, और अलग अलग मिलान में चीज़ों को मैच किया जाता है। ब्राह्मणों में खासकर जो नाड़ी दोष है उसका उसको विशेष तौर पर त्यागना चाहिए। अगर गुण ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर विवाह हो सकता है, क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं, मान लीजिए पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और एक ही नक्षत्र पड़ रहा है तो फिर हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके 28 गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष आ रहा है, तो कहता जी नक्षत्र के अलग अलग चरणों में जन्म हुआ है, वो पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण, वो चतुर्थ चरण, तो फिर विवाह हो सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ज़्यादा गुण मिलने पर, 28 गुण मिल गए हैं तो फिर विवाह हो सकता है, नाड़ी दोष लगने पर भी। प्रकृति क्षिप्रम, तो इनकी प्रकृति जो रहती है वो त्वरित सत्य के ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्वभाव या प्रकृति जो है, और ये प्रकृति समान प्रकृति बृहस्पति की है। आप किसी भी नक्षत्र को पढ़ेंगे तो कहते हैं नक्षत्र का देवता जिस प्रकार से है उसकी प्रकृति कई दफा उसमें विभेद देखा गया, वो देवता से अलग प्रकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर विजन एकदम क्लियर है कि कहां मुझे जाना है। तो बृहस्पति के समान इसकी प्रकृति है, जो इसका देवता भी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बलशाली हो जाता है। फिर तो राजा है तो बलशाली होगा ही। नक्षत्रों का राजा पुष्य, रज्जु, अवरोकटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मुख्य रूप से रज्जु को दक्षिण भारत में कुंडली मिलान पर विशेष रूप से देखा जाता है। भाई ज्योतिष का पार्ट है तो हमें भी इसका ज्ञान होना चाहिए। वैसे मेरु रज्जु का अर्थ होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वाला हिस्सा, कि यहाँ सारे रिसेप्टर्स हैं। तो कहता जी कौन सा पार्ट रिसेप्टर्स में किसी का ज़्यादा एक्टिव है, वही रज्जु पार्ट दूसरे वाले का एक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो रज्जु दोष लगता है। मान लीजिए इसमें अवरोकटी, उसका भी अवरोकटी में आ रहा है तो फिर उसका हमें विचार करना चाहिए, उसमें मैचिंग के नंबर कम मिलेंगे। तो 5 रज्जु माने जाते हैं भाई, हमारा सिर मस्तिष्क वाला पार्ट, हमारा कंठ गले वाला पार्ट, हमारी नाभि वाला पार्ट, और हमारी कटी यानी कमर वाला पार्ट, और हमारे पाद यानी चरण पैरों वाला पार्ट। तो इस प्रकार से ये कटी प्रदेश कमर वाला। और अवरोह का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना, आरोह यानी ऊपर चढ़ना, अवरोह यानी नीचे उतरना। पक्षी समुद्री कौवे से इसको जोड़कर देखते हैं, तो उस प्रकार के आप चित्र भी अपने ड्राइंग रूम में समुद्री कौवा, बृहस्पति, ऋषि मरीचि, इनसे संबंधित विषयों की, इनकी शुभ कहानियों के चित्र आप अंकित कर सकते हैं। तो समुद्री कौवा
जो आप समझ सकते हैं ठंडे क्षेत्रों में रहने का आदी है, और कहीं ना कहीं शनि देवता के वाहन के रूप में भी इनको देखा जाता है। तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो उस कौवे को देखकर दिमाग में आते। देखिए, जो हमारे आसपास भी कौवा रहता है वो भी कहीं ना कहीं इसको हम श्राद्ध के दौरान ज़्यादा संख्या में देखते हैं। सभी कहानियों में, चाहे वो काक घुसुंडी की बात होती है, कौवे का जिक्र मिलता है। हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति बिना कौवे के कथाओं के अधूरी सी जान पड़ती है। तो और उसमें भी जब समुद्री कौवे की बात करते हैं तो एक विशेष बात इसमें आती है कि वो वैसा जान पड़ता है क्योंकि वो अंधकार ठंडक क्षेत्र में रहने वाला कौवा है। क्लियर हो गया। और शनि डार्क साइड के राजा माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र का जो विंशोत्तरी स्वामी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समुद्री कौवे का चित्र लगाना और इस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ वो रहता है उसके बारे में जानना, इस जातक को अच्छा भी लगेगा। वैसे भी जातक का स्वभाव होता है कि जहाँ पर भी जलीय चीज़ें हों और तो उसको बहुत अच्छा लगता है उसके आसपास समय बिताना। तो उसका पक्षी समुद्री कौवा। गुण इसका तमस है, लेकिन आज के समय पर ये गुण बहुत ज़्यादा कारगर है। अब कई दफ़ा मन में ये भ्रम आता है कि गण देव है, वर्ण ब्राह्मण है, तो गुण तमस कैसे हुआ। तो अगर आपने शनि देवता को कभी पढ़ा हो, उनका स्वभाव पढ़ा हो, तो कहते हैं कि वो उन शनि देवता को देखकर, क्योंकि वो न्यायप्रिय भी हैं, उनको देखकर एक तामसिक ब्राह्मण की प्रवृत्ति जान पड़ती है। तो ये तो बात तय है, जहां भी ब्राह्मण बात आ गई वो ब्रह्म को जानने का प्रयास करेगा ही करेगा। अब तामसिक है तो संसार में कई बार वो शुचिता का ध्यान नहीं रखता है, तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई मैं अपने घर में, देखिए सतयुग में ये बात पूरी तरह गलत थी, लेकिन आज अनुसार जैसे हम रह रहे हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब सतयुग में तो शौचालय भी हमें घर से दूर का विधान था, अब इस प्रकार से शुचिता नहीं रह पाती है। तो ये लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते। तो ये एक तमस, लेकिन मन में सदैव ये रहता है कि मैं चाहे पूरी तरह मेरी स्थिति गंदी भी स्थिति है, मैं अभी शौच करके आया उसके बाद भी मैं ईश्वर के स्मरण को नहीं रोक सकता हूँ। कोई मना करेगा फिर भी ये नहीं मानेगा। क्लियर हो गया। कोई कहेगा नहीं इस परिस्थिति में आप इस प्रकार के ईश्वरीय नाम का उच्चारण ना करें, वो नहीं मानेगा। तो अब आप इसको देखिए भाई, अपने अपने विचार हैं, कई लोग उसको मना करते हैं, लेकिन जो अगर फर्स्ट क्लास की बात अगर हम कर देते हैं तो आत्मा तो कभी भी इन सब चीज़ों से लिप्त ही नहीं होता है। तो उसकी वो बात बहुत सही है, और वास्तव में इसकी बुद्धि ने जो दिया है वो गलत कैसे हो सकता है। कारण बृहस्पति से इंस्पायर्ड है, लेकिन शर्त यह कि वो नक्षत्र पापाक्रांत ना हो, वो नक्षत्र पाप ग्रहों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करे। हालांकि शनि भी पाप ग्रह माने जाते हैं, लेकिन शनि के साथ जब पुष्य जुड़ते हैं तो उसमें एक विशेष शुभता आ जाती है। शनि के पास एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो उनको पाप ग्रह होने के बावजूद भी विशेष रूप से, प्रजातंत्र की बात करने वाला ग्रह कौन? शनि। उसके कर्म से ही उसको फल देने वाला कौन? शनि। जिसको भी मेहनत करने से कष्ट ना हो वो कौन? शनि। तो याद रखिएगा, अगर मेरा शनि बली है मैं कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब यहां पर कई लोगों को लगता है खाली शारीरिक मेहनत ही मेहनत होती है, बौद्धिक स्तर पर भी लगे रहना काम में, कभी खाली ना बैठना। अगर आपकी कुंडली का शनि बली है, क्योंकि वो बात करता है सेवा भाव की, वो बात करता है प्रजातंत्र की। आपका आज एग्जामिनेशन है, या कहें आपका जो एग्जामिनेशन से पहले होने वाली मेहनत है, आपने रात रात भर जाग कर जो पढ़ाई करी है, शरीर को कष्ट दिया है, वो कष्ट कौन है? वही तो शनि है। लेकिन उसके बाद जब जो विक्ट्री मिलती है हमें, जो जीत मिलती है, उस जीत यानी उस सूर्य को हम सिर्फ मानते हैं, हम उस शनि को भूल जाते हैं। तो ये बात याद रखना है, हम खाली उस राजा के उस राजसी उसका आनंद लेने के चक्कर में शनि के उस मेहनत करने के गुण को ना भूलें। तो याद रखना है, किसी भी कार्य में कड़ी लगन और मेहनत और धैर्य वो शनि का गुण है। और यहाँ जब हम मेहनत की बात करते हैं तो फिर ये सब राजसी, तमस और सत से ऊपर के विषय हो जाते हैं।
क्लियर होगा? क्योंकि अगर किसी ने तपस्या की है, चाहे वो तामसिक प्रवृत्ति का दैत्य हो, चाहे वो सात्विक प्रवृत्ति का देवता हो, फल उसको निश्चित तौर से मिलेगा। प्रक्रिया, प्रतिपालन करने का इनका स्वभाव होता है, काम करने का तरीका होता है, उस चीज को इन्होंने तय किया है, पालन उसका करते हैं। हालांकि चर प्रवृत्ति इनकी होती है, मनोस्थिति स्थिर नहीं रहती है, लेकिन ये इसी कारण से रूढ़ियों में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, नियमों में बदलाव ला सकते हैं। विंशोत्तरी स्वामी शनि है जो धीमे चलने वाले माने जाते हैं। दशा समय 19 वर्ष का होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो दिशा समय है वो शुक्र का है। इसीलिए कई ज्योतिषविद कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली का अगर शुक्र कमज़ोर तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो जब हम गोचर की भी बात करते हैं, भाई आज कल का गोचर देख रहे हैं, कल का गोचर देख रहे हैं, तो मात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा भावों में शुभ होता है। तो अगर आपका शुक्र ही बिगड़ा हुआ है तो उस गोचर का भी, जो डेली का गोचर हम देखते हैं, उसका फल ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और शुक्र हमारे आविष्कार को, हमारे रिसोर्सेज के उपयोग को, पति पत्नी के मिलन को, मैथुन सुख को, कलिकाल में ये बहुत बहुत बड़ा दायरा इसके पास है। लग्जरी, वाहन, शुक्र का दायरा है। और शनि भी इनके मित्र ही है। तो काल पुरुष नर चक्र, इस नक्षत्र का संबंध कहीं ना कहीं चेहरे के साथ होता है। तो उनकी जो भी इस नक्षत्र, चाहे वो लग्न नक्षत्र से इंस्पायर्ड हो रहा है, चाहे वो चंद्र नक्षत्र से इंस्पायर हो रहा है, अगर वो जन्मकालीन उसका नक्षत्र इसका पुष्य नक्षत्र बन रहा है या पुष्य नक्षत्र में काफ़ी ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर वो विशेष रूप से चेहरे पर जोर देने वाला, मुख आकृति आकर्षित करने वाला, मुख देखकर, मुखमंडल का तेज देखकर उसको लगातार निहारने का मन करता है। क्लियर? और दृष्टि, अंधलोचन, दृष्टि इनकी कह सकते हैं मंद कहें या अंध कहें, कारण ये लोग तीक्ष्ण देखने वाले, ये कहते हैं भाई एक तो होता है बहुत कैलकुलेटिव, भाई जमा घटा गुणा भाग करके काम करने वाले। इस मामले में तो इन्होंने मान रखा है कि भाई हम किसी कार्य में उस प्रकार की कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं, हम तो मस्त मौला इंसान है। और हो भी क्यों ना, जब राजा ही आपको बना दिया गया है तो टेक केयर करने वाले बहुत लोग हैं, आपको इस प्रकार की तीक्ष्ण बुद्धि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो मस्त मौला इंसान होते हैं और एक प्रकार से नेत्रों का वो तीक्ष्ण उपयोग ये नहीं करते, इसलिए अंध लोचन इनको माना जाता है। वनस्पति, अश्वत्थ, पीपर और पीपल की वनस्पति आप अपने आसपास भी अगर है ऐसी जगह लगा सकते हैं। उसके कभी कभी जिस दिन भी आपको, जैसे पीपल के वृक्ष को तो रविवार को नहीं स्पर्श करना चाहिए, बाकी आप किसी भी और दिन उसके पत्तों को, उसकी समिधा का उपयोग यज्ञ में करना चाहें या उसके पत्तों को अपने पास रखना चाहें। तो ये जैसे कई लोगों को विशेष रूप से किसी पत्ते, वनस्पति का शौक होता है देवताओं को चढ़ाने का, तो अश्वत्थ है, पीपल है, इनकी वनस्पतियां भी आप देवताओं को समर्पित कर सकते हैं। देवता तो आपके मन का कैसी आपकी श्रद्धा है वो देखता है। जरूरी नहीं आपको हर बार कमल का पुष्प ही देवताओं को या लक्ष्मी माँ को समर्पित करेंगे तभी प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी सब कुछ जानती हैं। आप हृदय से कोई एक घास का पत्ता भी समर्पित कर देते तो प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अगर सक्षम है, क्योंकि देखिए संसार में हम पैदा हुए हैं, हमने अच्छा खासा धनोपार्जन किया है, जब भगवान पर समर्पण की बात आती है तो इतना धन होने के बाद भी हम घास का एक पत्ता समर्पित करते हैं। ये वाली बात गलत जान पड़ती है कि आपने उस रिसोर्सेस का सारा जो उपभोग कर रहे हैं वो अपने लिए सुरक्षित रख दिया है। और हमने ऐसे भी लोगों से, हमारी जानकारी में ऐसे लोग भी हैं कि करोड़ों रुपए का उनका एक दिन का आमदनी होती है और घर, मतलब उनके घर में एक अलग घर भी है और उस घर में कौन रहते हैं? उस घर में कोई नहीं रहता, उसमें देवता लोग रहते हैं। समझ रहे हैं? यानी जब ठंड होती है तो अलग से नया बिस्तरा आता है, तो कोई लोग लगते हैं भी ये बिस्तरा किसके लिए आ रहा है? भगवान के लिए आ रहा है। तो ये वाली विचारधारा, वहां कोई नहीं रहता है, उसके बावजूद भी उस घर के अंदर जो एक अलग घर है वो घर देवता। उनसे पूछते हैं तो आप किस घर में रहते हैं? कहते हैं जी हम तो जो घर के मालिक है, उनके शब्द क्या कहते हैं कि हम तो घर के नौकर हैं, हम तो भगवान जो बोलेंगे हम वहीं रहेंगे हम तो।
घर के मुख्य कक्ष में भगवान का, और ये एक कोई छोटा सा कोटरा नहीं है, वो बहुत बड़ा भवन है उस घर का जहां भगवान का वर्चस्व चलता है। तो ये भावना अगर आपके पास सक्षमता है और उसके पास अगर नहीं है, तो भगवान ने कोई इसके लिए ये नहीं कहा है कि तू मुझे अपना पेट काट कर दे, लेकिन एक सक्षम है तो ऐसा विचार ईश्वर के आशीर्वाद के बाद ही मिलता है। तो ध्यान रखना है, वनस्पति अगर आप लोग ऐसा लगा सकते हैं, बागवानी में कहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। रंग लाल मिश्रित काला, जीवन में नक्षत्र से प्रभावित रंगों का इस्तेमाल करने से जीवन दुगनी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। वैसे भी आप अगर नोटिस करेंगे, आपने जाने अनजाने इन रंगों का उपयोग करा ही होगा। जो भी पुष्य नक्षत्र के स्वामी माने पुष्य नक्षत्र जिनका जीवन का है, उन्होंने लाल रंग का प्रयोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ाया ही होगा, और जब भी बढ़ाया होगा उनको फायदा मिला होगा। और लाल के साथ विद ब्लैक बॉर्डर, ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप चुन सकते हैं। तत्व जल तत्व इस नक्षत्र का माना जाता है, और इस नक्षत्र के साथ साथ आप देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस नक्षत्र की प्लेसमेंट कमाल हो रही है। कर्क राशि वो स्वयं जल तत्व राशि है, उस राशि में काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव होता है जो प्रोटेक्शन की बात करता है, केयरिंग की बात करता है। ये सारे विशेष नक्षत्र के भी आ रहे हैं और राशि के भी आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। कोई और तो हमने कई जब देखा कि भाई उस नक्षत्र का ये पार्ट ऐसी राशि में जा रहा है, वो पार्ट कहीं मेष में जा रहा है, थोड़ा कहीं वृषभ में जा रहा है, तो हमने विरोधाभास है काफी ज्यादा, भाई मेष अलग है, वो वृषभ अलग है। लेकिन यह कर्क का पूरा स्ट्रक्चर इस नक्षत्र के साथ एग्जैक्ट सेम मैच कर रहा है। तत्व उसका भी जल तत्व, इसका भी जल तत्व। योनि मेढ़ा, मेढ़ा यानी मेष भी कह सकते हैं, एक जंगल में रहने वाला, एक जंगली आप बकरे की तरह समझ सकते हैं। वैसे जनरली ये लोग यानी जो मेष योनि के हैं, प्रवृत्ति जिनकी है, वो वैसे किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको बहुत ज़्यादा ताव दिया जाए तो फिर ये अनबेरेबल, फिर इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो वाली बात याद रखनी है। कर्क राशि या केकड़ा सामान्यतः शांत प्रवृत्ति का है, वो हमला वैसे नहीं करता है किसी पर। रूप उसका दिखता है बड़ा भयंकर सा, कर्क अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा जान पड़ता, वो वैसे क्रूर नहीं माना जाता, लेकिन आप बार बार उसको परेशान करेंगे तो फिर वो बदला लेगा। तो इस प्रकार के मेष पुरुष लिंग इसका माना जाता है। स्वभाव में वैसे कुछ कुछ माँ की तरह जान पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, लेकिन अपने घर की सुरक्षा के लिए ये अपनी जान भी कुर्बान करने से नहीं चूकता है जातक। तो वही पुरुष लोग वो मैलेफिक वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। तो याद रखना है, वैसे पूरी तरह घर की केयर महिलाओं के तरह वो उस प्रकार का स्वरूप इनका है, लेकिन जहां भी घर पर आक्रमण होता है, हमारे अपनों पर आक्रमण होता है, तो फिर ये पुरुष लिंग की तरह जान पड़ते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं। कार्यशैली बहुत धैर्य इनके अंदर, क्लियर हो गया। तो हो भी क्यों ना, जहां भी पुष्प के साथ, माँ के साथ, गाय के थन के साथ संबंध आ रहा है तो धैर्य की बात करता है। क्लियर हो गया। तारा संख्या 3, ये तीनों तारे मिलकर ही वो नक्षत्र को बनाते हैं। शुभ योग, कोई भी शुभ कार्य करना है इस नक्षत्र से प्रभावित जातक को, चाहे वो लग्न उदित लग्न में है, चाहे वो आपका चंद्र नक्षत्र है, तो हम इसमें शनिवार वाले दिन, जब शनिवार को ये नक्षत्र पड़ रहा है, तो आपके लिए कोई भी कार्य शुभ होगा। साथ साथ शोभन योग इसलिए होता है, कोई हमें यात्रा शुरू करनी है, उस यात्रा के दौरान कुछ हमें कोई डील साइन करनी है, इस प्रकार की कोई यात्रा करनी है, तो शोभन योग में की जानी चाहिए। इस नक्षत्र वालों को स्पेशली वो सोमवार वाले दिन जब ये नक्षत्र चल रहा हो तब शोभन योग माना जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग लगभग सभी काम के लिए रविवार, सोमवार और गुरुवार ये नक्षत्र चल रहा हो और ये वार चल रहा हो। अमृत योग, अमृत का जनरली मतलब होगा कि मंथन के बाद कुछ मिलना, और वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर अमृत योग में आपने कार्य किया है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अमृत योग का आपको फायदा मिलेगा। कोई भी ऐसा कार्य, कोई एनालिसिस है, कोई इस प्रकार का कि जिसमें हमें कुछ रिसर्च के बाद कुछ मिलने वाला है, कहता जी ये पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर इन नक्षत्र में इस वार के दिन करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव ही मिलेगा। उत्तम योनि मिलान, इनकी योनि मेढ़ा या मेष है
और कृत्तिका नक्षत्र की योनि भी मेढ़ा या मेष है, स्त्रीलिंग प्रधान। अतिशत्रु योनि नक्षत्र, तो मेढ़ा या बकरे का जो शत्रु माना जाता है वो वानर को माना जाता है। तो पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा पुरुषलिंग, श्रवण स्त्रीलिंग, ये वानर योनि में है और इनके शत्रु माने जाते हैं। पुष्य नक्षत्र का योनि बैर इसमें है। और इसमें फिर राशि अलॉटमेंट की अगर बात आती है तो ध्यान रखना है, कर्क राशि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट, यानी 4 के 4 चरण इस नक्षत्र के, जो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है हर नक्षत्र, ध्यान रखना है 13 डिग्री, इसके चारों के चारों चरण कर्क राशि में पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? इससे पहले पुनर्वसु ने वो जगह ले ली थी, क्लियर, 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो एग्जैक्ट वो 3 डिग्री 20 मिनट के बाद शुरू होगा, यानी जैसे किसी का जन्म 3 डिग्री 20 मिनट 1 सेकंड पर हो गया तो फिर वो कर्क राशि दूसरे चरण में आ जाएगा। क्लियर हो गया? टोटल किसी राशि में 9 चरण है, लेकिन नक्षत्र में 4 चरण अलाउट है। तो ध्यान रखना है, कर्क राशि के शुरुआत के जो 3:20 जा चुके हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, शुरुआत का जो पहला चरण है वो जा चुका है पुनर्वसु के लिए, और इसने पूरी पुष्य नक्षत्र को अपने अंदर समा रखा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 4 4 इस प्रकार का इनका वो रहेगा कि भाई ये वाला एक जो चरण लिया वो किसका लिया था? पुनर्वसु का। कर्क राशि का जो 4 और हैं इसमें चरण, वो किसके ले लिए? पुष्य के। तो ये बात याद रखना है कि टोटल पुष्य नक्षत्र जो है यहां समा रहा है। इसी के बाद फिर ये 4 आश्लेषा में आ जाएंगे। क्लियर? तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 16 डिग्री 40 मिनट तक। फिर हम इसमें बात करते हैं सूर्य गोचर। सूर्य का जब गोचर हो रहा है उस समय पुष्य नक्षत्र कब चलता है? तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में, जुलाई के तीसरा सप्ताह, यानी वही वर्षाकालीन जब पूरी इसमें आती है, भारत उत्तर भारत में करीब करीब पूरे में मानसून आ चुका होता है, उस समय सूर्य जो है वो पुष्य नक्षत्र में गोचर में होते हैं। और चंद्र जो है पौष माह की पूर्णिमा में, और आपको पता है वो तो बड़ी जल्दी जल्दी मूव करते हैं चंद्रमा, जो एक राशि में 2.25 दिन या 2.5 दिन रहते हैं। उनकी मूवमेंट आपको पता है, अगर हम कैप्लर्स लॉ के हिसाब से पढ़ें या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी करें तो ये एवरेज वैल्यू अगर हम कहें तो एग्जैक्ट 2.25 नहीं होता, कई बार 2.5 डेज भी रहते हैं, कई बार इससे कम डेज भी रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसकी स्पीड हल्की फुल्की चेंज होती रहती है। नज़दीक आएगा तो तेज मूव करेगा, दूर जाएगा तो धीमा मूव करेगा। पुष्य अर्थ, इसका मीनिंग क्या है पुष्य का? तो पोषण करने वाला, शुभ, मांगलिक, सुंदर और सुख, ये सब चीज़ें पुष्य के सिनोनिम है और सभी को यही चीज़ चाहिए। तो ये बात भी जरूरी है कि खाली बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट क्लास की बात करने वाले देवता हैं। मैं ये नहीं कह रहा, खाली बृहस्पति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए हम सब की कामनाएं, सभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर यही पूछते हैं कि सर जीवन में शुभता भी हो, मांगलिक हो और आध्यात्म भी हो। बृहस्पति तो पूरी तरह अपनी दृष्टि को आध्यात्म पे लगाए रखते हैं, गंगा जल की तरह पवित्र दृष्टि उनकी है। लेकिन आज संसार में या लौकिक विषयों पर महारत हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं इन तामसिक ग्रहों की विशेष आवश्यकता। भैया आप सोचने वाली बात, अगर आवश्यकता ना होती तो एस्ट्रोलॉजी में ये होते ही नहीं। देवताओं ने इनको, या कह सकते हैं ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से इनको ग्रहों की संज्ञा मिली, वो होते ही ना, सभी सात्विक ग्रह हो जाते। लेकिन अगर सभी सात्विक ग्रह हो जाते तो फिर संसार नहीं चलता, क्योंकि कहा जाता है आदर्श की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, आदर्श धरती में कभी हो नहीं सकता है। अगर धरती में आदर्श हो गया, आपकी कुंडली के सारे ग्रह उच्च के आ गए, तो आप समझ लीजिएगा आप संसार के लायक नहीं है। आपको
परलोक के लायक ही बनाया गया है। आप एक बहुत बड़े धर्मात्मा होंगे, आपके शरीर त्यागने के बाद हजारों सालों तक धरती में आपका नाम होगा, लेकिन आप इस लौकिक संसार के विषय वस्तु में लिप्त होने वाले नहीं हैं। आपको ये डेजिग्नेशन मिलने वाली नहीं है कि ये तो इस एम्पायर का बहुत बड़ा राजा है। तो वो भी एक अंतर है, ध्यान रखना है। तो इसलिए बृहस्पति के साथ थोड़ा सा तमस लगना चाहिए, ताकि वो उसको काला टीका लग जाए तो फिर वो एटलीस्ट वो हमारे लायक तो हो जाएगा। बिकॉज हम तो अपने आप को थर्ड क्लास या सेकंड क्लास मान रहे हैं। क्लियर हो गया? हम फर्स्ट क्लास नहीं मान रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के लिए वो तो परलोक की बात करने वाले हैं, वो तो पारलौकिक विषय है जो स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी है। अभी हम तो उसके आसपास भी नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जहां भी ये सांसारिक सुखों की बात होती है उसमें थोड़ा तमस का टेस्ट तो होना ही चाहिए। आजीविका, अब ऐसे लोग जहां पर पुष्य नक्षत्र है, जो पुष्प की बात कर रहा है, गाय के थनों की बात कर रहा है, कर्क राशि की बात कर रहा है, तो डेयरी उद्योग में जा सकते हैं। कोई भी जल संबंधी, दूध संबंधी व्यापार, एग्रीकल्चर से संबंधित व्यापार। इनफैक्ट ऐसे लोगों को हमेशा ही अच्छा लगेगा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े एक्टर भी क्यों ना हो, उनको हमेशा ही खेत देखना, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो थोड़ा पार्ट तो उसका इन्वॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर, डेयरी वाला पार्ट, होटल, क्लियर हो गया? ये लोग होटल इंडस्ट्री, खाना बनाने में, इस प्रकार के कामों में भी ये एक्सपर्ट होते हैं। इनको आनंद भी आता है। धर्म का अच्छा ज्ञान, इनको धर्म का अच्छा, आप समझ सकते हैं देवता बृहस्पति है, और अगर कहीं आपकी इसी राशि में इन्हीं डिग्रियों में बृहस्पति बैठ जाए, कहना ही क्या, और चंद्रमा भी बैठ जाए, गज केसरी योग, कमाल, धर्म गुरु हो जाएंगे आप बहुत बड़े। प्राथमिक अध्यापक, ऐसा आदमी कमाल का अध्यापक होगा। अगर इस अध्यापक ने किसी जातक को पढ़ा दिया, वो कभी भी उसका द्वितीय भाव बहुत बली हो जाएगा। समझिएगा, द्वितीय भाव मतलब हमारे प्रॉमिसिंग नेचर, वादा पूरी करने वाली टेंडेंसी, और धन को एकत्र करने की भावना, गुरुओं का बहुत महत्व होता है। किसी के जीवन में द्वितीय भाव में कह रहे हैं कि जी सर्वाष्टक वर्ग में 26 अंक आ रहे हैं, कहता जी ये ठीक ठाक है। अब ये जो ठीक ठाक इसने बोला है, अब एक किस प्रवृत्ति में कहां वो दोष पैदा करेगा, ये तो ईश्वर ही जानता है एग्जैक्ट। हालांकि डिविजनल चार्ट से हम उस बात को भी सटीक जान सकते हैं कि कमी कहां पैदा करेगा। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा अध्यापक पढ़ा दे, गुरु पुष्य नक्षत्र में जिसका बैठा हुआ हो, और द्वितीय भाव जिसका स्ट्रॉन्ग कर दे, तो फिर वो प्रॉमिसिंग नेचर में, धन में उसको कमी नहीं रहेगी। वो जो थोड़ी सी कमी आ रही है, कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं उसका संसार में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। उसको आप कह सकते हैं कि भाई शारीरिक अंगों में थोड़ा बहुत कमी आ गई, गला दर्द रहना, इस प्रकार की आपको वो देगा फिजिकल बॉडी में। वे जैसे कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के 10वें भाव में राहु बैठा था, करियर तो कमाल दिया उनको, शुरुआती दिक्कतों के बाद प्रधानमंत्री भारत के, कह सकते हैं आप एक प्रकार के सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया, लेकिन घुटने से उनको पीड़ित रखा। इसी प्रकार से किसी भी चार्ट का कोई भाव कमजोरी, थोड़ी कमजोरी में आ रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपको धन संचय में ही द्वितीय भाव कम देगा, उसका कहीं और भी रिलेशन होगा, बॉडी के उस पार्ट में हल्की फुल्की दिक्कत रहना। क्लियर? तो अच्छा अध्यापक बहुत ज्यादा मायने रखता है। इनफैक्ट पुष्य नक्षत्र के लिए तो गुरु ही, आप अगर आगे पढ़ेंगे उपचार में, वैदिक गुरु की सेवा सारे विघ्न बाधा दूर कर देगी आपकी। वैदिक गुरु का जब मैं बोल रहा हूं, उसका माने जो सही परिभाषा जानता हो शास्त्र की। ऐसे ही कोई ऐरा गहरा व्यक्ति जो कहता है मैं शास्त्र को जानता हूं, अहंकार से भरा हुआ है, वो नहीं। जो शास्त्रों की सही भाषा जानता हो, जिसको पता हो कि कब क्या सही है। जो देखिए शास्त्र भी हमें बड़े अच्छे ढंग से, देखिए सीधी बात यह है कि जो आपको ये समझा सकता है कि भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, जो आपको समझा सकता है कि भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी क्यों हैं, 16,108 विवाह करने के बाद भी वो अखंड ब्रह्मचारी क्यों हैं, जो गुरु आपको समझा सकता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की विवाहिता होने के बाद भी वो एक कन्या क्यों मानी जाती है, जो आपको समझा सकता है,
वो ही आपके गुरु बनने योग्य है। और जो खुद ही इन विषयों में फंसा हुआ है वो तो आपको बार बार फंसा देगा। इसलिए हमें अच्छे गुरु की ओर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। एक सांसारिक गुरु की बात कर रहे हैं तो इसीलिए गुरु के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन जरूर गुरु का अर्थ हमेशा उस शैली में हो कि वो सन्यासी हो, ऐसा नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है, गृहस्थी भी, आपके टीचर, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, वो नियमों को पालन करने वाले, और ज्ञान उनको होना चाहिए धर्म का। और जल व्यवसाय कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में वो जाते हैं क्योंकि ये लोग बड़े इमोशनल अटैच होते हैं लोगों के साथ, और जो भी एक्टिंग करते हैं उसी में खो जाते हैं। एक्टिंग करते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई एक्टिंग कर रहा है या वो रियलिटी है। तो लोग इनका बड़ा, इनकी फिल्मों को बार बार देखते हैं। इनफैक्ट पुष्य नक्षत्र से इंस्पायर्ड अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित रहे हैं। और स्थान इस नक्षत्र को प्रिय झील, तालाब, नदी, नहर, शराब बनाने का स्थान, यानी एक प्रकार का शराब बनाने के लिए ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ धूप नहीं आती है। क्लियर हो गया? उसमें आपको पता है वो खमीर जो है बना बनाया जो ईस्ट डाला जाता है ग्लूकोज में और उसको अंधेरे में रखा जाता है, तो फिर फर्मेंटेशन से कुछ दिनों के बाद ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार के स्थान जो है वो इस नक्षत्र के स्थान माने जा सकते हैं। वृद्ध आश्रम, केयरिंग, प्रोटेक्टेड, हीलिंग, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जरिए बताया जा सकते हैं। ये नक्षत्र अगर बली है, राशि का स्वामी बली है, तो ऐसे लोगों के हाथ में हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। हील कर देंगे, हाथ लगा दें, ठीक हो जाता है। कर्क राशि वैसे भी बड़ी केयरिंग मानी जाती है। चंद्रमा का बड़ा इनको आशीर्वाद होता है, चंद्रमा बली है, क्योंकि चंद्रमा देखिए अपने घर में बैठ गया तो फिर तो वो तो बल मिल ही गया उसको। एक तो होता है ना भी हम सिंह राशि में, तो चंद्रमा ने आपको सिग्निफाई कर दिया अभी सिंह राशि में, लेकिन कर्क राशि होना अपने आप में एक एडवांटेज ये है कि वो अपने घर में बैठकर आपको वो राशि सिग्निफाई कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कन्या राशि है, तो इसका अर्थ ये अभी भी नहीं है कि आपका बुध बली होगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि वो कर्क राशि है, तो मतलब चंद्रमा अपने घर में बैठा, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो आपको मिल ही गया। और उसमें भी अगर कहीं वो पुष्य नक्षत्र में बैठा तो कहना ही क्या। क्लियर? तो मास व दिन, पौष चंद्र मास का उत्तरार्ध जनवरी महीने में आता है। पौष माह चंद्र मास जो होता है उसका जो पिछला हिस्सा है, पिछले 15 दिन, वो उसके महीने माना जाता है। शुक्ल कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष की 10वीं वाला जो दिन है वो इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखना है। और विहित कार्य, कौन कौन से कार्य इस नक्षत्र में किए जाते हैं? वैसे तो कहीं भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेंगे तो बोलेगा लगभग सभी शुभ कार्य आप इसमें करें। पार्टी, कोई दावत है, एक्सेप्ट मैरिज, वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है। स्पेशली मैं बार बार बता रहा हूं, ये विशेष तौर पर कहा गया है क्योंकि कहा गया था राम सीता का विवाह हुआ था पुष्य नक्षत्र में। उनका आपस में संबंध बहुत अच्छा रहा, लेकिन विच्छेद का कारण कोई दूसरा बन गया। तो ऐसा विच्छेद ना हो। याद रखिए, पति पत्नी में वो विच्छेद का कारण स्वयं नहीं बन रहा है, कोई दूसरा बन रहा है। इस प्रकार से विच्छेद को अवॉइड करने के लिए हम इस नक्षत्र में विवाह नहीं करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन, पार्टी, उत्सव, नृत्य, गायन और वित्तीय खरीद, आपको बढ़िया से बढ़िया वाहन खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। घर खरीदना है, उपचार कोई ऐसा चलाना है जिसमें कुछ औषधि जल्दी शरीर में लगेगी, बागवानी करनी है, कुएं खुदवाने हैं, ट्यूबवेल लगवाना है, शिलान्यास करवाना है, किसी से सहायता मांगनी है, कोई हमें हल्का व्यक्ति परेशान करता है उसको काबू करने के लिए भी पुष्य नक्षत्र का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर हो गया? स्पेशली अगर आपका भी पुष्य नक्षत्र है तो आप इस नक्षत्र वाले दिन ये कार्य करें। वो व्यक्ति आपके सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाएगा। निषिद्ध कार्य, क्या कार्य नहीं करने चाहिए मैंने पहले बताया। शुभ होने के बाद भी विवाह आपको नहीं करना है। कोई तीसरा व्यक्ति हमारे विवाह में, हम अगाध प्रेम होने के बाद भी हम एक दूसरे को छोड़ने पर विवश हो सकते हैं, तो विवाह नहीं करना चाहिए। कठोर क्रूर कार्य भी इस नक्षत्र में ना करें। इस प्रकार का कोई भी जो जिसमें भी
कुछ क्रूर रूप देखना, वो सब चीज़ें अवॉइड करें। सभी शुभ कृत्य, अपनी समझ में तो हम कोई क्रूर कृत्य ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर किसी कोई युद्ध शुरू करना है तो इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। उपचार, मैं अभी समझाने की जो मैंने बात की वो अलग है, काबू करना, युद्ध करने की बात नहीं कर रहा था मैं। क्लियर होगा? तो काबू करना एक अलग चीज है, युद्ध करना एक अलग चीज। युद्ध के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? आप बहुत बली हैं, आपने सब वेपन्स इकट्ठे कर लिए, तो आप वज्र योग में अगर दूसरे पर प्रहार करते हैं तो फिर दूसरे वाले को चोट जबरदस्त लगेगी। लेकिन आपको खाली उसको काबू करना है, समझाना है, तो पुष्य नक्षत्र। उपचार, किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरा लग्न नक्षत्र, मेरा चंद्र नक्षत्र, याद रखिए चंद्र नक्षत्र का वैसे विशेष महत्व होता है, मन का स्वामी चंद्रमा है। लेकिन अगर किसी का चंद्र नक्षत्र कमजोर है, लग्न नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो भी वो वैदिक गुरु की सेवा करे। सभी अनुसार अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जो कोई भी करे तो उसको फायदा मिलेगा। भाई राजा है ये तो नक्षत्रों का, तो ये तो कैसा प्रयोग बता रहा है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में आता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी संभावना बनती है तो गुरु तो सभी को अच्छे, गुरु का मतलब जिससे आप अपने डेली रूटीन के ये क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको वो दे सके, तो वैदिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। गौशाला में सेवा कार्य, और सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, दूध की सेवा से, अनाज की सेवा से ज्यादा होता है गोबर की सेवा, गोबर को हाथ से उठाने की सेवा। क्योंकि लक्ष्मी को और किसी जगह विशेष तौर पर स्थान नहीं माना जाता है, ना तो गाय के दूध में उसको बोला, ना तो गाय के मुख की तरफ बोला, गाय के गोबर में लक्ष्मी को बोला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन श्री संपन्न हो तो गाय के गोबर की सेवा। उदाहरण, गायक किशोर कुमार, किशोर कुमार के पर्सनालिटी को देखते ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार की कर्क राशि होती है और किस प्रकार का ये पुष्य नक्षत्र होता है। चाहे किसी भी रोल में उनको आप रख दीजिए, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपने देखा होगा कहीं भी, किशोर कुमार को भारतीय फिल्म जगत में कौन नहीं जानता है। जबरदस्त सिंगर रहे हैं, जबरदस्त एक्टर रहे हैं, यानी वर्सेटाइल रहे हैं, और पब्लिक मतलब माने जो उनको देखती है वो उनको देख खो जाती है। इस प्रकार का रोल करते थे। ये अभी रोल किया, अगला रोल किया, वो एकदम अलग है, लेकिन उसमें भी वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये किशोर कुमार जी की खूबी, इस नक्षत्र आप समझ सकते हैं कि कैसी पर्सनालिटी होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले। घनश्याम दास बिरला, बिरला एम्पायर के संस्थापक और बहुत ज़्यादा समाज का ध्यान रखने वाले, देश का ध्यान रखने वाले। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को रिप्रेजेंट करती है, जो कहीं ना कहीं मातृभूमि की भी बात करती है। तो ये राशि बली होने पर व्यक्ति को ये तो बात तय है कि माता से और मातृभूमि से विशेष स्नेह होता है, ऐसे व्यक्ति को विशेष रोल प्ले होता है उसके जीवन में। तो घनश्याम दास बिरला जी को भी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर रहे, और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इनके भी बारे में पढ़कर आप पुष्य नक्षत्र के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इनका जीवन रहा। समाज के लिए बहुत चैरिटी की इन्होंने, बिरला मंदिरों की जो चेन, इन्हीं के जरिए उसका शुभारंभ हुआ। ना जाने कितनों ही इन्होंने तालाब, कुएं खुदाए। कर्क राशि के साथ संबंध जोड़कर देखा ही जाता है इन सब चीज़ों का। और अभिनेता राज कपूर, राज कपूर भी अलग अलग संस्कृतियों के मेल के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे ये पंडित नेहरू की फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर हुए थे, और रशिया का इनके मन में विशेष वो था कि भाई रशियन लोगों के साथ अटैचमेंट, और एक फिल्म भी इन्होंने बनाई थी जिसमें रशियन डेलीगेशन के साथ तो अच्छी इनकी वार्ता संवाद हुआ। और यानी वो कर्क राशि के अंदर पुष्य का अगर स्वभाव समझना है तो आप अभिनेता एज वेल एज ये डायरेक्टर, निर्देशक भी रहे राजकुमार, और लोगों को हंसा भी देते हैं। लोगों के मन माने जो भी फिल्म इंडस्ट्री को करीब से जानता है उनको हंसा भी सकते थे, रुला भी सकते थे। उनके मन पर राज करने वाले अभिनेता और निर्देशक राज कपूर। और अभिनेता संजीव कुमार, तो संजीव कुमार जी की भी कला, मुख्य रूप से ये लोग क्योंकि भाई मन के स्वामी के
नक्षत्र राशि में है तो मन तो ऐसे ढंग से घुमाते हैं कि सामने वाला बस देखता ही रह जाता है। आपने इनकी फिल्में देखी होंगी और ये शोले फिल्म से बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे। शोले फिल्म के जो ठाकुर जो बने थे वो अभिनेता संजीव कुमार ही रहे और ये भी एक वर्सेटाइल एक्टर थे संजीव कुमार जी। और संत एक नाथ, इनका लग्न इससे प्रभावित था। याद रखिए, वैसे इनको मूलों में माना जाता है, इनका जो चंद्रमा था वो मूल से इंस्पायर्ड था, मूल नक्षत्र में जो बोलते हैं कि मूलों में जन्मा गंडांत। लेकिन अगर हम बात करें उदित लग्न का संबंध इस नक्षत्र से आ रहा था, क्योंकि पुष्य नक्षत्र तो गंडांत नक्षत्र नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? अंतिम और शुरुआती नक्षत्र का चरण जो प्रथम आता है उसको हम नक्षत्र गंडांत मानते हैं। तो इसलिए कई ये भी कहते हैं कि भाई इनका जीवन भी तुलसीदास जी की तरह, भाई घर वालों का प्रेम नहीं मिला, घर वालों का साया इनके ऊपर से उठ गया। इसके बावजूद भी बड़े मतलब केयरिंग, हास्य विनोद, समझने वाले, कभी ना हार मानने वाले, इस प्रकार का नेचर इनका रहा। और ईश्वर के उस परम तत्व को इन्होंने बड़े करीब से निहारा। कह सकते हैं कि भाई इनका जीवन एक संपूर्णता की ओर जाने की अनुभूति देता है हमें। और स्वामी अभेदानंद, जिनको रामकृष्ण मठ की संस्थापक के तौर पर देखा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर इन्होंने ही उस मठ का जो कह सकते हैं ऑफिशियल रूप दिया, वो इन्हीं की देन रही। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रसन्न और ज्ञान और धन, इन सब के एकीकरण की बात करते हैं स्वामी अभेदानंद। उसके बाद विवियन रिचर्ड, क्लियर हो गया? क्रिकेटर हैं ये। और ये क्रिकेटर, ये विलियम है, क्लियर हो गया? विलियम रिचर्ड। तो ये वेस्ट इंडीज़ के एक बड़े बहुत नाम रहा। कहते हैं कि भाई ये क्रिकेट इतिहास के तीसरे नंबर के महान क्रिकेटर माने जाते हैं। और इनका स्वभाव भी मतलब अगर इनकी अगर बात करते हैं योनि मेढ़ा, उनकी तरह जान पड़ता है। वैसे ये कभी अपने एग्रेशन के लिए नहीं जाने, लेकिन अगर इनको कोई बार बार पिंच करता है तो फिर वो हमला के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार का नेचर भी इनका रहा। बहुत अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बिना विरोध के अपने कार्य में लगे रहते थे। लेकिन अगर इनको कोई बार बार पिंच करता था तो फिर ये ऐसी पारी खेलते थे कि सामने वाले दंग रह जाते थे। तो दोस्तों, ये था पुष्य नक्षत्र का संपूर्ण ज्योतिषीय परिचय। हमने अलग अलग रेफरेंसेस की मदद से एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे ज्ञान को एकत्र करने का प्रयास किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।